हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज केमिस्ट्री का दिन है। तो केमिस्ट्री की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी सबको पता ही है कि हम अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग जैसे हम हमेशा करते हैं रिवीजन से करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो हम वापस से अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ओके, नोट्स पे हम आ गए। अब नोट्स पे वापस आने के बाद चलते हैं जो हमारी डेट है वहाँ पे। ओके, अब ठीक है। तो चलते हैं जहाँ पे हमारी लास्ट डेट है, वहाँ पे 6 की डेट है। तो 6 को हमने किया क्या था, हमने एक नया सेक्शन उठाया था। सेक्शन का नेम था नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि मैटर क्या है। अगर लेमैन की लैंग्वेज में करें तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और हमने उसी को वर्डिंग से भी लिख दिया था क्योंकि एनसीईआरटी में भी सेम ही तरीके से दिया हुआ था और कुछ इसके एग्जाम्पल ले लिए डेली लाइफ से। बुक, पेन, पेंसिल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। देन उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमारा 1.2.1 आ गया था स्टेट्स ऑफ मैटर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अलग चीज़ है और स्टेट्स ऑफ मैटर ही अलग चीज़ है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपका आ गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपका आ गया क्या, कि एक तो मिक्सचर्स हैं और एक प्योर सब्सटेंसेस हैं। देन ये फर्दर सब डिवाइडेड है। जो मिक्सचर्स हैं वो दो टाइप के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर अलग चीज़ है और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स अलग चीज़ है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो हम सेक्शन कर रहे थे कि भाई यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उनको एक्सप्लेन कर पाओ। तो इसमें मैंने एक चीज़ और नहीं लर्न की थी, ये वैसे तो इसको विज कहते हैं, VIZ, बट इसको नेमली भी रीड आउट किया जाता है। तो अब जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसको रिकॉल करें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का जो डिफरेंशिएशन हमने किया था। तो उसमें कीवर्ड्स क्या थे, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। कि जो पॉइंट नंबर 1 है उस पर डेफिनेट वॉल्यूम के बेसिस पे ये डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तीनों में। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें डेफिनेट शेप के बेसिस पे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तीनों, जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है उनके बीच में। और थर्ड वाले में हमने उसके एग्जांपल लिख दिए कि फॉर एग्जांपल जो भी हैं वो। तो सॉलिड पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कीवर्ड है डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कहते हैं ना, जैसे आप मिल्क लेने जाते हो, लिक्विड है। अब भाई अगर वैसे तो लोग बोलते हैं कि 1 kg की थैली, बट एक्चुअली में वो 1 लीटर है। तो 1 लीटर मिल्क है, ऐसे तो नहीं है ना कि फैक्ट्री से पैक होकर निकला 1 लीटर और तुम्हारे घर आते आते भाई उसमें 100 ml और एक्स्ट्रा आ गया, नहीं ना। तो वॉल्यूम तो डेफिनेट है। अब गैसेस के केस में क्या है, दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अ, ऐसा करते हैं, कार या बाइक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो कार या बाइक्स में क्या होता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो उस टाइम में ना जो टायर में जो हवा डलती है, प्रेशर जो रहता है उसका, वो कम रखते हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है
तो गैसेस एक्सपैंड करती हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और जो टायर में जो थोड़ी हल्की सी कम जो हवा होती है ना, वो कवर अप हो जाती है गर्मियों के टाइम में। सर्दियों के टाइम में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई जितना ज़्यादा हो सके आप प्रेशर लेके चलो टायर में। तो मतलब क्या हो रहा है कि वो जो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है उसमें, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इससे ये पॉइंट आया था, दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट था हमारा डेफिनेट शेप का। भाई सॉलिड का तो डेफिनेट शेप होता है, बट अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो मैं उसको जिस भी कंटेनर में डालूंगा, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली, फ्लास्क में डाला तो फ्लास्क की शेप ले ली, तो वो वाला सीन होता है। तो मतलब कि इनका कोई डेफिनेट क्या शेप नहीं होता लिक्विड्स का। और सेम केस है गैसेस के संग, गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, आप इसको जिसमें डालोगे वैसा शेप ले लेगा, है ना। फॉर एग्जांपल कभी बर्थडे पार्टी वगैरह में क्या कहते हैं, बैलून्स तो फुलाए होंगे, अब हार्ट शेप वाला बैलून होता है, अब हवा तो आप वही डाल रहे हो ना, तो वो हार्ट शेप में आ जाता है। और जैसे लंबे वाले बैलून आता है तो वो उस शेप में आ जाता है। तो गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। थर्ड पॉइंट था हमारा उसका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, सॉलिड में आ गया स्टोन, ब्रेक, पेंसिल एक्सेट्रा जो लिखना है। वाटर, पेट्रोल, डीजल एग्जाम्पल हो गए लिक्विड्स के। देन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके एग्जाम्पल हो गए, गैसेस के। अब हमने एक ये चीज़ और ड्रॉ की थी कि भाई जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। इंटर कन्वर्टिबल मतलब कि मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये जो हमने ये बनाया है, ठीक है, अगर आप इस वाले एरो पे फोकस करोगे ना, ये क्या बता रहा है कि ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ एरोस है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ एरो, ये आपको उसमें दिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में आई थिंक। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात क्या है, हीट। हीट करोगे सॉलिड को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस को कूल करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को कूल करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। आइस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आइस कैसे करके वाटर बन जाता है, फिर वाटर कैसे करके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक ऐसे हमने एक एग्जांपल लिया था, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ मैटर विच डजंट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, कि ये वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता हीटिंग में, तो वो है वुड। क्योंकि कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस की स्टेट में जाते हैं, ठीक है, गैस बोल लो या कुछ और बोल लो, बट अभी ये वुड एग्जांपल है। अच्छा, अब ये सेकंड था हमारा 1.2.2, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। याद रखना, हमने स्टार्ट किया था 1.2 से, जिसकी हेडिंग थी नेचर ऑफ मैटर। फिर उसके अंदर हमने डिस्कस किया स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड देन उसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें क्या है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस वैसे तो अपने आप में अपना मीनिंग क्लियरली कन्वे कर रहे हैं, बट आप सेवन्थ या एट्थ या नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आंसर लिखोगे नहीं। आपको अब 11th स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री है उसके हिसाब से टर्मिनोलॉजी या वोकेबलरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने इसको पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के फॉर्म में किया था, तो एक बार उनको देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या थे। इन अ इन अ प्योर सब्सटेंस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम इन केमिकल नेचर, की केमिकल नेचर में सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब यहाँ पे नोट करने की एक चीज़ ये है कि ये डायरेक्टली ये भी तो कह सकते थे कि भैया प्योर सब्सटेंस में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट उन्होंने ऐसा ना कह के ये बोल दिया कि आर सेम इन केमिकल नेचर, बट मतलब सेम ही है। वही मिक्सचर क्या था, मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, उसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, किसमें, मिक्सचर में। आगे इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तो इसमें ये जो बोला ना फिक्स्ड कंपोजिशन, जो फिक्स्ड कंपोजिशन बोला इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ये जो
कंपोजिशन क्या है उसके बारे में लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये नया वर्ड है एक तरीके से आपके लिए 11th स्टैंडर्ड में जो इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये सेकंड पॉइंट क्या है मिक्सचर का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्योर सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने 1 टेबल स्पून शुगर लिया और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब ये मिक्सचर तो बन गया, बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ तो दोनों के दोनों एक एक चम्मच थे। अगर मैं सॉल्ट को 1 चम्मच कर दूँ और जो शुगर है उसको 2 चम्मच कर दूँ, तो क्या ये अब मिक्सचर नहीं रहा? ये अभी भी मिक्सचर है। तो वही बात पॉइंट नंबर 2 में बोली है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट प्योर सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर एक पार्ट एक प्योर सब्सटेंस होगा तो एक पार्ट दूसरा प्योर सब्सटेंस हो। वो 2 पार्ट भी हो सकता है, 3 पार्ट्स भी हो सकता है, 4 पार्ट्स भी, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में देखते हैं पहले थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of pure substances cannot be separated by simple physical methods। जो आपके सिंपल फिजिकल मेथड्स है उनसे आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के उनको अलग नहीं कर सकते हो। क्यों? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। अगर मेरे पे प्योर वाटर है जो कि प्योर सब्सटेंस ही होगा एक तरीके से, क्योंकि उसमें कुछ और मिलावट नहीं है, तो अब जो प्योर सब्सटेंस है वाटर, ठीक है, अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। H2 + O2 जो बनता है वो H2O बनता है। बैलेंसिंग आप कर लेना, बट ऐसा ही रहता है अगर हम स्केलेटन इक्वेशन की बात करें। तो क्या मैं वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकता हूँ? फिजिकल मेथड से तो नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही है, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल में से एटम्स को अलग कर रहे हो, वो फिजिकल मेथड से कैसे हो सकता है? क्या क्या आपने हाथ से बीन के क्या एटम्स को अलग कर लोगे कि भैया ये H2O है, ठीक है, कि भाई ये रहा O, ये इसके संग 2 H लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूं कि इन दोनों को हाथ से उठा के अलग कर दिया? नहीं। फिल्टरेशन कर सकते हो कि भाई जैसे फिल्टर कर लिया किसी चीज़ से, वो भी नहीं हो सकता, है ना। क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो, वो भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से भैया तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको आप फिजिकल मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। और वहीं अगर मैं यही वाला जो पॉइंट है मिक्सचर्स के केस से बात करूँ, तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। और फिजिकल मेथड्स क्या क्या है? सिंपल हैंड पिकिंग कर लो, हाथ से उठा लो। जैसे अगर आप मान लो चावल है, चावल आप बीन रहे हो, तो आप उसमें से आप इम्प्योरिटीज़ हटा रहे हो, वो भी एक तरह से मिक्सचर है चावल का, और जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो उनका। तो इसमें तो आप इम्प्योरिटीज़ को सिंपल हैंड पिकिंग से अलग कर लेते हो। फिल्ट्रेशन बोलो तो फिल्ट्रेशन आपका, आप आरओ भी कह सकते हो जो आपके घर में वाटर प्यूरीफायर लगा है। नहीं तो अगर आप जब जैसे चाय वाय बनाते हो, कुछ लोग होते हैं कि भैया चाय में चाय पत्ती नहीं चाहिए, तो वो छन्नी का इस्तेमाल करते हैं और चाय पत्ती अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से फिल्ट्रेशन हो गया। अब ये इस बारे में सोचो, क्रिस्टलाइजेशन आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा 9th या 10th में, कि जिसमें आपने क्या किया होगा कि शुगर को पानी में मिला दिया होगा, उसके बाद उसे चाइना डिश में रखा होगा, एंड देन उसको जो भी बर्नर है उसमें उसको हीट किया होगा ताकि सारा का सारा पानी इवेपरेट हो जाए। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि शुगर के ना क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो सोल्यूशन किसका था? मिक्सचर किसका था? वाटर एंड शुगर का, ठीक है, वाटर एंड शुगर का मिक्सचर था। तो वाटर को मैंने इवेपरेट करके उड़ा दिया, तो नीचे क्या बचा? शुगर। और शुगर किस फॉर्म में बन गया? क्रिस्टल की फॉर्म में। डिस्टिलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल, प्योर सब्सटेंसेस है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में, क्योंकि, है ना, इनमें और कोई मिक्सचर है ही नहीं। अब
मिक्सचर की बात कर दो तो शुगर सोल्यूशन मतलब शुगर का आप वाटर में मिला दो तो शुगर सोल्यूशन बन गया। एयर, भाई एयर में तो काफ़ी सारी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, है ना। मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर को आपने मिला दिया तो वो भी एक मिक्सचर बन गया। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जो पॉइंट नंबर 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन। अब पहले तो मोटा मोटा रीड कर लेते हैं एंड देन उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन रिफर्स टू द अरेंजमेंट, टाइप एंड रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। भाई जो केमिकल कंपोजिशन है इसका मतलब है ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, जो अरेंजमेंट है, जो टाइप है और रेशियो है ऑफ एटम्स का। अब जो कीवर्ड इसमें है अरेंजमेंट, टाइप एंड रेशियो। अब इसको देखते हैं कैसे। तो पहले हम लास्ट के 2 की बात करेंगे, उसके बाद हम पहले वाले की बात करेंगे। जब मैं टाइप की बात करूं, H2O है, इसमें टाइप ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं, H एटम और O एटम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एटम हो गया। H2O की ही मैं अभी भी बात करूंगा। H2O में हाइड्रोजन एटम है, वो 2 हैं। ऑक्सीजन एटम है, वो 1 है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेशियो लूँ मैं ऑक्सीजन एटम से तो वो क्या आएगा, 2:1। तो वो सेम है। ऐसा नहीं होगा कि भाई शहर का पानी अलग है, गांव का पानी अलग है ना, हिल एरिया का पानी अलग है। भैया जो फॉर्मूला है वाटर का वो तो वही है, H2O। वो अलग बात है कहीं पे मिनरल्स हैं उसमें मिले हुए, कहीं पे नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं प्योर वैसे कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, जो केमिकल है वाटर का जो फॉर्मूला है। टाइप की बात कर ली, रेशियो की बात कर ली। अब अरेंजमेंट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे जो आपने क्लास 9th या 10th में किया होगा, कि अरेंजमेंट की वजह से केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज हो जाता है। कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कोल है, वो भी कार्बन के एटम से बना है। डायमंड है, वो भी कार्बन के एटम से बना है। बट जो कोल के जो एटम्स होते हैं वो ऐसे कुछ जुड़े होते हैं ऐसे, है ना। बट जो डायमंड है, शायद से सही से नहीं बना पाऊँ मैं, बट उसमें ऐसे कुछ करके जुड़े होते हैं, पता नहीं क्या ही बनता है, हेक्सागोनल या क्या, क्या इसको शेप कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, बट कुछ अलग तरीके से वो जुड़े होते हैं। तो अरेंजमेंट की वजह से भी क्या होता है कि कंपाउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कि कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन है, ये वर्ड तो सिंगल है लेकिन ये तीन बातें बता रहे हैं कि उसका क्या क्या फिक्स्ड है। अरेंजमेंट, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, देन टाइप उसका फिक्स्ड है, देन रेशियो में जो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये तो हमने पहले जो पहला वाला क्लासिफिकेशन था कि भाई जो मैटर होता है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से, दो टाइप के हो गए आपके, एक तो प्योर सब्सटेंसेस और एक होगा मिक्सचर। तो उनके बीच में डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। अब मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ज़रा इनके बीच में डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो भैया ये हमारा था एक और क्वेश्चन। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस आप कैसे याद करो वो तो आपके ऊपर बात है ना, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए। तो मैं तो कैसे याद करता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, मैं वर्डिंग्स में ना फोकस करता हूँ, तो इसको मैं आज तक नहीं भूला। मेरी याददाश्त तो कमज़ोर है बट मैं इसको आज तक नहीं भूला कि जैसे होमो से लगता है कि भाई जो वर्ड्स है ना ये अपने आप में बहुत ईजिली मिल जा रहे हैं, कि कोई एक रेजिस्टेंस नहीं है। होमो, वही हेटेरो में एक रेजिस्टेंस सा फील होता है, हेटेरो, ठीक है। तो मैंने इससे ये ध्यान लगाया कि भैया होमो मतलब कि अच्छे से मिक्स हो रहे हैं चीज़ें,
अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सच अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं। क्या? इन सच अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। और हेटेरो जैसे वर्ड आप बोल रहे हो तो उसमें एक रेजिस्टेंस सा फील हो रहा है ना? तो वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से मैंने कह दिया भैया इन सच अ मिक्सचर समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो दे डू नॉट मिक्स मिक्स वेल विथ ईच अदर। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एग्जाम्पल याद करते हैं जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर मैं मान लो शुगर सोल्यूशन बनाता हूँ और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया, अब होगा क्या कि अगर मैं कोई भी सैंपल लेता हूँ उसका, तो हर एक सैंपल में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रेशियो ना आपको एक ही जैसा मिलेगा। तो यूनिफॉर्म मतलब वो ये कि भाई एक कॉर्नर पे जितने, या एक सैंपल में आपको जितने ये कह सकते हो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एक प्योर सब्सटेंस के और दूसरे प्योर सब्सटेंस के, तो उनका रेशियो फिक्स्ड ही रहेगा। मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर तो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का से बनता है। अब इसको भी देख लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हेट्रोजीनियस का, द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा। एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन एंड एयर। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर हेट्रोजीनियस में, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विद स्टोन्स हेट्रोजीनियस में। अब भैया कोई कोई बुद्धि लगाए और बोले, कहते हैं नहीं नहीं भाई एयर कहीं पे कम होती है कहीं पे ज़्यादा होती है। तो हम एक जनरल वे में कह रहे हैं। ऐसे तो आप पहाड़ों पे जाओगे, ऑक्सीजन कम हो जाता है, लोग ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल में मत सोचना। अब फिर उसके बाद क्या रह गया हमारा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो उससे रिलेटेड भी हमने दो क्वेश्चन फॉर्म कर लिए थे कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। एलिमेंट के केस में क्या बोला? एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। उसमें खाली एक टाइप के एटम होते हैं। ठीक है। 30 पार्टिकल्स में एग्जिस्ट हैज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड में क्या होता है भैया? कंपाउंड में पहली बात तो ये है, जैसे एलिमेंट्स तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट कंपाउंड जो होगा वो मॉलिक्यूल ही होगा। बट वो मॉलिक्यूल में वेरिएशन क्या है? जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, बट जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है वो टू और मोर एटम से बना है। डिफ्रेंशिएशन करके याद रखना। और एग्जांपल H2O है, ये कंपाउंड है। और अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं जिसको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऑक्सीजन गैस की बात करूं जिसको O2, नाइट्रोजन गैस जिसको N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब क्या एग्जांपल है एलिमेंट के? एलिमेंट भी कैसा वाला? मॉलिक्यूल वाला। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके साथ ही हमारा रिवीजन हो जाएगा पूरा। पिछली क्लास हमने बहुत खींचा था, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास हो गई थी, तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा है रिवाइज करने में। तो क्वेश्चन के दो फॉर्मेट थे। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं एक कंपाउंड के, ध्यान रखना कंपाउंड की बात हो रही है। कंपाउंड मतलब एक मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना है। तो इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? वाटर का। और हमने क्या बोला था कि भैया एग्जाम्पल दिया था हमने इसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसेस है। अब होता है क्या है, जो हाइड्रोजन है वो बर्न करती है विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है यहाँ पे, एटम की बात नहीं हो रही है।
ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन कैसा वाला? ऑक्सीजन गैस वाला। अब दोनों से मिलके क्या बना? वाटर। बट वाटर इज़ यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर जो है वो आग बुझाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन कंप्लीट। अब हम आज क्या करने वाले हैं? आज का जो हमारा, पहले तो हम डेट लिख देते हैं आज की। आज की डेट है 08/07/2024। क्या बोला मैंने? 08/07/2024। तो आज हम करने वाले हैं 1.3। क्या करने वाले हैं हम? 1.3। एक बार मैं बुक में दिखा देता हूँ आपको कि क्या टॉपिक कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये टॉपिक दिया हुआ है हमारा पेज नंबर पेज नंबर है ये हमारा पेज नंबर 6 पे 1.3 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो ये हम करने वाले हैं पेज नंबर 6 पे। वैसे देख लें एक बार कितने पेज हैं इसमें, पता तो होना चाहिए ना एक्सरसाइज ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। बाद में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर तो बहुत बड़ा है, फिजिक्स का बहुत छोटा है। तो इसमें पेजेस हैं अराउंड, न्यूमेरिकल्स भी बहुत हैं। 24 पेजेस मान लो, मैं 25 भी नहीं कह रहा, मैं 24 पेजेस कह रहा हूँ। अभी 6 पेज पे हैं जो वो कर रहे हैं। और जब तक ये हमारा ख़त्म होगा ये 1.3, तो ख़त्म होते होते हम पहुँच जाएंगे आपके अ, पेज नंबर 10 पे। और 10 पे भी नहीं, हम तो सीधे जंप मारेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना 1.3 और 1.4 के, ये फिज़िक्स में और इसमें कॉमन है। तो फिज़िक्स के जो क्लासेस हैं उनकी वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको 1.3 और 1.4 मिल जाएंगे। अभी वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, अभी हम 1.3 पे हैं उसमें जो टॉपिक चल रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा हैं वो हम देख लेंगे। तो ये हम पेज नंबर 14 तक पहुंच जाएंगे, तो मतलब 24 तक है, बट हम पेज नंबर 14 तक पहुंच जाएंगे जो हम फिज़िक्स में कर रहे हैं उसकी क्लास भी ध्यान देंगे अगर, और केमिस्ट्री में कर रहे हैं जो उसकी भी। तो वापस से हम नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं भैया। अभी का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि आपको इसके लिए जो फिज़िक्स वाले जो नोट्स हैं या फिज़िक्स वाली जो वीडियो उसमें किसको आ, कौन से टॉपिक वाली वीडियो देखनी है। गो थ्रू दी वीडियो और नोट्स ऑफ फिज़िक्स चैप्टर 1। जो फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है उसको गो थ्रू करना। और ये है 1.2 में दिया है फिज़िक्स में। जो हेडिंग है इसके अंडर वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। कल की क्लास में स्टार्ट किया है वैसे मेरे ख्याल से, तो देख लेना। तो पहले तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया हम उस पर ही फोकस करने वाले हैं। हाँ, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके कंपैरिजन में? फिज़िक्स की जो एनसीईआरटी है उसके कंपैरिजन में। कर ये हम केमिस्ट्री रहे हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में दोनों में कुछ टॉपिक्स कॉमन है, तो हम फिज़िक्स में कवर कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम उस सेक्शन के अंडर खाली वही टॉपिक्स करेंगे जो फिज़िक्स में नहीं लिखे हुए। तो मैं लिख देता हूँ पहले एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
that is present in chemistry एनसीईआरटी बुक। जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और वो क्या है? इन्होंने एक चीज़ बोली कि भैया जो हर एक सब्सटेंस होता है ना उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट दी कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने एक लिस्ट दी कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होती है। तो उसको एक बार लिख के देख लेते हैं। एवरी substance has unique or characteristic properties. These properties can be classified into टू कैटेगरीज। आप इनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। वो कैटेगरीज क्या क्या है? एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? सच एज सच एज सच एज क्या है आपके? कलर, ऑर्डर, ऑर्डर आप स्मेल भी बोल लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और डेंसिटी एक्सेट्रा। लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ दूसरा क्या है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके क्या क्या है? लाइक कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन वर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कंबस्टिबिलिटी हो गया, कंबशन से रिलेटेड है ये। अब ना एक वर्ड यूज़ किया गया है एनसीईआरटी में, रैक्टिविटी करके, रैक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसिस, और उसके बाद लिख दिया एक्सेट्रा। अब ये जो वर्ड है ना रैक्टिविटी, ये मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया, इसका कोई मीनिंग ना गूगल ने बताया ना कहीं पे मिला। तो ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल फॉर इट टू बी एन एरर। ये पॉसिबल है कि ये एक एरर हो सकता है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। अब एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिखा जो फिज़िक्स से थोड़ा डिफरेंट है। आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा CGS, FPS, MKS, ऐसे थे सिस्टम। बट केमिस्ट्री में इन्होंने इंस्टेड ऑफ थ्री सिस्टम इन्होंने दो सिस्टम दिए, और वो दो सिस्टम कौन से थे? एक तो था आपका FPS सिस्टम, और एक था आपका MKS सिस्टम। इन्होंने ऐसे बात की, तो उस वाले पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन को भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट तो डिफरेंट है, हमें ध्यान तो रख के चलना पड़ेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन दैट इज
different from the information provided in the physics notes अंडर। किसके अंडर, कौन सी हेडिंग के अंडर? एक हेडिंग है फिजिक्स के नोट्स में, डिफरेंट सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट। तो ये जो हेडिंग है इसके अंडर ही वो दिया हुआ है कि वो जो CGS, FPS और MKS सिस्टम, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। सही वो भी है, अब पता नहीं क्यों केमिस्ट्री में इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया है, फिजिक्स में इन्होंने थोड़ा अलग दिया है ना। देख लेते हैं। अर्लियर पहले क्या था कि दो, एक लाइन लिखी है इन्होंने केमिस्ट्री में कि पहले दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स फॉलो किए जाते थे। एक को नाम दिया इंग्लिश सिस्टम, एक को नाम दिया मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को कहीं कहीं पे इंपीरियल सिस्टम भी कहते हैं, NCERT में मेंशन नहीं है। मैट्रिक सिस्टम को कहीं कहीं पे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। अर्लियर टू डिफरेंट systems of measurement, that is the English system and the metric system, were being used in different parts of the वर्ल्ड। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है उनमें ये दो सिस्टम यूज़ किए जा रहे थे। अब जस्ट फॉर इन्फो करके मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, और इसको मैंने वही जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएशन वाली, ताकि हमें चीज़ें आसानी से याद रहे, मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंग्लिश सिस्टम एंड द metric सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आओ भाई डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले मैं जैसा करता हूँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ इस पेज को। एक में लिख दिया मैंने इंग्लिश सिस्टम, एक में लिख दिया मैंने मैट्रिक सिस्टम। और अब इनके बारे में मैं लिखने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, जो कि कुल मिला के हैं 3। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, वही वाला कि इंग्लिश सिस्टम जो है उसको इंपीरियल सिस्टम या फिर कहते हैं, और ये ओरिजिनेट हुआ था ब्रिटेन में। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, आपने फिजिक्स वाले में देखा होगा, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। द इंग्लिश सिस्टम ऑल्सो known as the imperial system originated in ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था। और मैट्रिक सिस्टम जैसे मैंने पहले बता ही दिया कि ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। तो मैट्रिक सिस्टम
ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसको ना कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, कि भाई जो मैट्रिक सिस्टम है उसको ज़्यादा क्यों प्रेफर किया गया। जो इंग्लिश सिस्टम है ना उसमें कन्वर्जन था डिफ़िकल्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। क्योंकि भाई कितनी बार हम आपने देखा होगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कितना आसान है। आपको अगर ये पता है कि सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि वो 10 की पावर में होता है। तो अगर 1/100 हो, या मान लो अगर 25/100 है, तो आप उसको 0.25 लिख देते हो, तो ईजी है डिवीजन। बट इंग्लिश सिस्टम में ऐसा नहीं है। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर इज डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जो आपके 12 इंच है ना, वो मिलके बनाते हैं 1 फुट। इंग्लिश सिस्टम क्या है, फुट पाउंड सेकेंड FPS। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि 1 इंच में कितने फुट होते हैं, तो ये होते हैं 1/12 फुट। लेकिन अब ये तो भैया डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट है ना, ये डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट है। वहीं अगर मैं मैट्रिक सिस्टम में देखूं, मैट्रिक सिस्टम में देख लेते हैं। एज इट इज़ बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है। सो कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर इज ईजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/100 मीटर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻²मीटर। क्या बोला मैंने, 10⁻⁻²मीटर। ये इजी टू कैलकुलेट था। और ये क्या था, इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में हम कुछ कंट्रीज़ का नाम लेंगे जहाँ पे अभी भी इंग्लिश सिस्टम फॉलो हो रहा है। अगर आप नेट पे चेक करोगे तो वो 3 कंट्रीज़ दिखाएगा, जिसमें से हम मोस्ट फेमस जो कंट्री है उसका नाम लिखने वाले हैं, जिसमें अभी भी इंग्लिश सिस्टम यानी फुट पाउंड और सेकेंड वाला सिस्टम अभी भी फॉलो हो रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ वन ऑफ द countries where the English system is still used। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंग्लिश सिस्टम अभी भी यूज़ हो रहा है। और अगर मैं MKS सिस्टम की बात करूं, इंडिया में तो फॉलो हो ही रहा है। आप डेली लाइफ में देखते ही हो, मीटर किलोग्राम सेकेंड इन्हीं में बात करते हैं हम।
और ज़्यादातर कंट्रीज ये MKS सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड यूज़ द मेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एग्ज़ाम्पल में मैं इंडिया का नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट। किसका? कि जो थोड़ा अलग था आपका उससे, जो फिज़िक्स की जो बुक में दिया है नोट्स उसमें। अब हमारे बस दो चीज़ें और रह गई हैं, फिर आई थिंक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो पिकअप हमें इसमें मिल जाएगा। तो पहले मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि एक सेपरेट पॉइंट है, ये एक सेपरेट पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि भाई हर एक कंट्री में ना क्या होता है कि कोई ना कोई आप ये कह सकते हो नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होता है या कोई ना कोई अथॉरिटी होती है जो ये सब चीज़ों को ना मेंटेन करके रखती है। कि ऐसा ना हो कि कोई 1 kg का जो है वेट बना रहा है वो अलग टाइप का बना रहा है, कोई अलग वेट का बना रहा है, कोई अलग वेट का बना रहा है, तो उनको कोई डायरेक्शन देने वाला तो कोई होना चाहिए ना। तो इंडिया के केस में वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, NPL। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और ये क्या करती है कि ये एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि जो बेस यूनिट्स हैं या ड्राइव्ड यूनिट्स हैं मेजरमेंट में, उनकी और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, और मेंटेन कर पाए एक नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट को। तो इसी को पॉइंट की फॉर्म में लिख देते हैं। दी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NPL, और ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिशेस experiments to realize the base units and derived units of measurement। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग अलग, ताकि वो क्या कहते हैं जो बेस यूनिट्स हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनकी और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ को निकाल पाएँ। एंड मेंटेन्स नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये चीज़ इसमें हो गई। अब जो हमारी जो 7 बेस या फंडामेंटल SI यूनिट्स थी, उनसे रिलेटेड एक कॉलम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो फिज़िक्स में की बुक में नहीं प्रोवाइड की गई, केमिस्ट्री की बुक में प्रोवाइड की गई है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना, कि ये क्या है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट गिवन इन फिजिक्स अंडर द हेडिंग। हेडिंग कौन सी है? लिस्ट ऑफ SI बेस
क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड सिंबल्स। ठीक है, ये इस टॉपिक के अंदर जो है, अब एक बार बना लेते हैं कॉलम। तो यहाँ पे है हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे हमारे सिंबल फॉर क्वांटिटी। ये जो सिंबल फॉर क्वांटिटी है ना, वो वहाँ पे नहीं दिए। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेते हैं। पहली है लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। सेकंड है मास। मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। थर्ड है टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। याद करो, फिजिक्स में एक खाली इलेक्ट्रिक करके लिखा हुआ है और केमिस्ट्री में ये इलेक्ट्रिक करंट करके लिखा हुआ है। तो इसका सिंबल है कैपिटल आई। नेक्स्ट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। क्या? थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इसका सिंबल है कैपिटल टी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका सिंबल है एन, लोअर केस वाला एन। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है नेक्स्ट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका सिंबल है कैपिटल आई और सबस्क्रिप्ट में भी कैपिटल आई और सबस्क्रिप्ट में वी। तो ये थी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि आपकी फ़िज़िक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं दी हुई है, बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दी हुई है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, इसी के अंडर ही है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो एक ना चार्ट टाइप दिया हुआ है कुछ, जिसमें प्रीफिक्सेस वगैरह दिए हुए हैं बुक में। तो वो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कितना कितना हमारा स्पेस बचा है कि हम इसको कर पाए, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो देखते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं जितना स्पेस आ रहा, बाकी हम नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, बट जो टेबल है वो है रिलेटेड टू प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। जो एसआई सिस्टम है उसमें कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या बोला मैंने? प्रीफिक्सेस यूज्ड इन दी एसआई सिस्टम। तो इससे रिलेटेड एक वो दी हुई है, इमेज है, मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये आपके नोट्स में भी आ जाएगा। ये मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट करने के साथ ही फटाफट मैं यहाँ पे साइड में इसके लिख देता हूँ एक नोट। नोट क्या है कि भैया, ये जो है ऑल्सो mentioned in the physics
नोट्स ऑफ चैप्टर 1 के नोट्स जो है ना उनमें भी ये मेंशन्ड है। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है वीडियोस में, बट जो ऑलरेडी नोट्स क्रिएट किए हुए हैं आपके लिए तो उसमें तो ये वहाँ तक है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं ये है क्या। ध्यान से देखना, हम इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे मीटर से। आपने डेसीमीटर सुना होगा, तो डेसी हो गया 10⁻⁻1। सेंटीमीटर सुना होगा 10⁻²। मिलीमीटर सुना होगा 10⁻³ और आजकल तो ये तो जेप्टो तो एक कंपनी भी है, इन्होंने भी नाम यहीं से लिया है 10⁻21। तो आपको ये सब लर्न करने पड़ेंगे कि योक्टो, जेप्टो, एटो, फेमटो, पिको, नैनो। नैनो तो आप ऐसे याद रखो, नैनो कार आई थी पहले 10⁻⁻9। माइक्रो 10⁻⁻6, ये भी बहुत बार आता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। -9 तक, पिको तक तो याद कर ही लो और बाकी ऊपर भी याद कर ही लो। वैसे यहाँ पे नीचे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। सुनते होगे ना कि कितने मेगाबाइट का आपका हार्ड डिस्क है, गीगाबाइट का, जीबी, है ना। तो ये वहाँ से आ रहा है, जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्सा, है ना। तो ऐसे करके है, तो इनको पावर्स को याद करना ज़रूरी है, तो कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मास एंड वेट से रिलेटेड, कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि ये हम जो मास एंड वेट है उसके बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं एंड देन आज को ओवर करते हैं, क्योंकि पहले ही पीछे का भी बहुत होता जा रहा है। कुछ लोग याद कर रहे हैं, कुछ लोग याद नहीं कर रहे हैं। पता ही चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक हम ये कर लेते हैं कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर उसको ओवर करते हैं। तो एक जो सेक्शन है वो मास एंड वेट से रिलेटेड है और वो है सेक्शन नंबर 1.3.4। किससे रिलेटेड है? मास एंड वेट। तो इसमें इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करूँगा, क्योंकि मेरा स्टाइल ही है कि डिफ्रेंशिएट करके याद करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा, बट ऐसे करके याद करना आसान हो जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म्स मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो एक ऑब्जेक्ट है उसके मास और वेट जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो आंसर लिखता हूँ मैं। आंसर में जैसे हम करते हैं दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक को मैंने कर दिया मास नाम लिख दिया और एक को मैंने लिख दिया वेट। ठीक है, तो मास से मैंने लिख दिया कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जो मैटर है जो उसके सब्सटेंस में, तो उसका अमाउंट जो है वो मास कहलाता है। और वेट को बोलते हैं, वेट इज द फोर्स exerted by gravity on एन ऑब्जेक्ट। एक जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका वेट। सेकेंड, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। जो मास होता है वो सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है। वेट में वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपका मून में जो वेट है वो कम होगा क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है,
और अर्थ में वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी मून के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि भैया मैं तो ओवर वेट हूँ, तो उसको सीधे बोलना भैया ऐसे प्लैनेट पे चले जाओ जहाँ की ग्रेविटी कम है, अपने आप ही आपका वेट कम हो जाएगा, आपको कोई वेट लॉस करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पे ओवर करते हैं। ठीक है, नोट्स आपको जो डिस्क्रिप्शन है इस यूट्यूब वीडियो का वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। और अगर कोई जैसे रिवीजन क्लास टाइप करना चाहते हो, क्योंकि नोट्स तो हम दे ही रहे हैं, रिवीजन क्लास टाइप कोई करना चाहते हो तो आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी लीव कर देना, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।